वेलकम बैक। आज हम लेक्चर नंबर 22 रिकॉर्ड कर रहे हैं। कोर्स है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज। आज की इस लेक्चर में एरेज की दी एरेज क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, प्रोग्रामिंग के अंदर हम इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके अंदर हम किस टाइप का डेटा स्टोर करते हैं और उसी डेटा को हम कैसे मैनिपुलेट करेंगे, ये तमाम चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें जाने से पहले हम थोड़ा प्रीवियस अब तक जो हमने पढ़ा है उन लेक्चर्स की, उन मटेरियल्स का, उन डेटा का एक शॉर्ट ओवरव्यू आपके सामने रखूँगा। देखें, अभी तक जितनी भी हमने प्रोग्रामिंग की है उसमें एक चीज़ कॉमन थी सब में, और वो ये थी कि अगर हम किसी भी वैल्यू को स्टोर करने की कोशिश करते थे, इंटीजर टाइप का डेटा हो, करैक्टर टाइप का डेटा हो या फ्लोटिंग टाइप का डेटा हो, तो किसी भी तरह का डेटा स्टोर करने के लिए हम क्या करते थे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते थे और उसी नेचर का वो हम उसको डिक्लेयर करते थे। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी थी तो मुझे इंट टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होता था और उसी में मैं वो इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहा था। और इसी हवाले से ये एक सिंपल कोड है कुछ लाइन्स का, जो कि आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल आप 10 को, एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमने इंटीजर टाइप का num1 डिक्लेयर किया हुआ है। फिर 20 को स्टोर करने के लिए हमने एक अनदर वेरिएबल num2 ऑफ इंटीजर टाइप डिक्लेयर किया है, और फिर 30 को स्टोर करने के लिए हमने एक अनदर वेरिएबल num3 ऑफ इंटीजर टाइप डिक्लेयर किया हुआ है। और फिर इन तीनों की वैल्यूज़ हम यहाँ प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, हमारी जो आउटपुट है वो उसमें उन तीनों वेरिएबल्स की अंदर जो डेटा है वो यहाँ हमने प्रिंट किया हुआ है। अब यहाँ तक तो थी एक ट्रेडिशनल तरीका कि अगर आपने 3 नंबर स्टोर करने थे तो आपने देखा कि यहाँ हमने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किया और उसमें वो 3 नंबर्स हमने स्टोर किए। इसी तरह आपके पास मोर देन 3 भी वैल्यूज़ हो सकती है, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी बैंक में या किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ है, उसकी सैलरीज का डेटा आप अगर स्टोर करते हैं तो आप इस तरह, एक तरीका तो ये है कि आप 100 सर्वेंट्स है तो उसके लिए आप 100 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, या किसी क्लास के स्टूडेंट्स है जिसके आपने एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर वो 100 स्टूडेंट्स है तो आपको इस तरह के 100 वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं और उसमें हर एक के अंदर आपने एक अलग अलग टाइप का वैल्यू असाइन करना है। तो ये एक बहुत लेंथी प्रोसेस बन जाता है अगर आप देखें सीरियसली। तो इन चीज़ों को डील करने के लिए कि हम इसको थोड़ा एडवांस लेवल पे देखें और हमारी जो इतनी मशक्क़त करनी पड़ती है कि 100 वेरिएबल्स लिखने पड़ेंगे, इसके लिए हमने थोड़ा एडवांस आप जाना है, और ये हम इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इसके लिए हमने जो है ना एरेज को सीखना होगा। अब एरेज क्या है? एरेज जो है ये भी एक इसी तरह का वेरिएबल होता है। देखें, एरेज में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर 3 वैल्यूज़ हम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, और ये तीनों वैल्यूज़ हम एक 3 डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। अब क्या होगा अगर हम ये तीनों वैल्यूज़ यानी कि मोर देन 1 वैल्यूज़ इन सिंगल वेरिएबल स्टोर करने की कोशिश करें? तो ये इस तरह आप देखते हैं, आपने फॉर एग्जांपल सबसे पहले num1 को डिक्लेयर किया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो वैल्यूज़ है num2 और num3 का, ये भी मैं एक num1 को असाइन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, num1 इज इक्वल टू, मैंने यहाँ 10 लिखा। ठीक है, अब num2 के अंदर मैं 20 को भी स्टोर करना चाहता हूँ, तो सॉरी num1 के अंदर, तो ये भी इसको num1 लिखता हूँ। और ये num3 की जो वैल्यू है मैं चाहता हूँ कि ये भी num1 के अंदर हो, तो ये भी हमने num1 को असाइन किया और num3 को हमने ख़त्म किया। तो इन 3 लाइन्स के अंदर आप देख सकते हैं कि num1 को हमने 3 वैल्यूज़ असाइन कर दिए। ठीक है, 10 असाइन किया, फिर 20 असाइन किया, फिर 30 असाइन किया। अब मैं num1 को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो ये 2 लाइन्स जो है इसको मैं ख़त्म करूँगा और इसी लाइन के थ्रू मैं num1 के अंदर जो वैल्यूज़ है उसको प्रिंट करता हूँ। ठीक है, अब अगर आप देखें तो अक्ल तो ये कहती है कि num1 के अंदर हमने 3 वैल्यूज़ पास किए हैं, तो ज़ाहिर है वो तीनों प्रिंट होने चाहिए, लेकिन रिज़ल्ट थोड़ा सरप्राइजिंग है। आप देखें कि क्या इसका आउटपुट निकलता है। तो आप देख सकते हैं कि बजाय इसके कि हमें 10 भी प्रिंट हो जाता, 20 भी और 30 भी, सिर्फ यहाँ पर 30 प्रिंट हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि num1 को हमने एक वैल्यू दी है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने num1 को 3 वैल्यूज़ दी है। तो सी प्रोग्रामिंग में ये आप याद रखें कि किसी भी वेरिएबल को आप एट अ टाइम सिंगल वैल्यू पास कर सकते हैं, और वो वैल्यू उस वेरिएबल में स्टोर होती है जो सबसे आखिर में आपने असाइन की होती है। अब यहाँ पर आपने देखा कि पहले हमने num1 को 10 असाइन किया, फिर num1 को हमने 20 और आखिर में num1 के अंदर हमने 30। तो अब हुआ ये कि num1 के अंदर सिर्फ लास्ट वैल्यू जो है
वो स्टोर हो गई और वो हमें प्रिंट में मिली, बाकी 10 और 20 जो है वो लॉस्ट कर जाती है, ठीक है। तो अब इस तरह यह है कि इसका मतलब ये है कि आप एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि एक सिंगल वेरिएबल के अंदर मैं मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना चाहूँ तो आपको एरेज देखना पड़ेंगे, एरेज को आपने सीखना होगा और एरेज को आपने इम्प्लीमेंट करना होगा। तो ये हम यूँ भी कह सकते हैं कि अब एरेज क्या है। तो इस डिस्कशन का नतीजा ये निकलता है कि एक्चुअल में एरेज भी वेरिएबल है एक तरह का, लेकिन ये ऐसे वेरिएबल्स है जिसमें आप मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। और एक बात आप और भी याद रखें कि एरेज के अंदर जितने भी वैल्यूज़ आपने स्टोर करने हैं वो आपको एक ही तरह के वैल्यूज़ देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एरे के अंदर अगर आप 10 वैल्यू स्टोर करते हैं तो उसमें 10 वैल्यूज़ इंटीजर टाइप के हों या और बाकी के 5 इंटीजर टाइप के हो और बाकी के 5 जो है वो फ्लोटिंग या करेक्टर टाइप के हो। ये आपने याद रखनी है कि एरेज के अंदर हम क्या करते हैं, मल्टीपल वैल्यूज़ ऑफ द सेम नेचर स्टोर कर सकते हैं। तो ये आप एरेज की डिफिनीशन अगर आप करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि एरेज क्या है, एरेज आर दी वेरिएबल्स दैट स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़ ऑफ द सेम नेचर, ठीक है। तो एरेज हम किस लिए यूज़ करते हैं, टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़ ऑफ द सेम नेचर इन अ सिंगल वेरिएबल। अब आते हैं कि एरेज के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज़ किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, इसका सिंटेक्स क्या होता है। देखिए सबसे पहले ठीक है, मैं थोड़ा ये कोड अभी हटा लेता हूँ। अब ये 3 वैल्यूज़ आपने देखे, ठीक है, और इसमें आपने 10, 20 और 30 को स्टोर किया हुआ था 3 डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स में। अब ये तीनों वैल्यूज़ में अगर सिंगल वेरिएबल में स्टोर करना चाहता हूँ यानी कि एरेज के थ्रू, तो फिर मैं कैसे करूँगा। तो ये एक बात याद रखें, जिस तरह आप किसी भी वेरिएबल की एक क्या करते थे, डेटा टाइप इसके सामने लिखते थे कि मैंने इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके सामने मैंने इंट लगाना है। तो इसी तरह अगर एरे के अंदर आपने मल्टीपल इंटीजर स्टोर करने हैं, मल्टीपल फ्लोट वैल्यूज स्टोर करने हैं या मल्टीपल करेक्टर्स टाइप के वैल्यू स्टोर करने हैं, तो सबसे पहले आपने उसका टाइप डिक्लेयर करना है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा इंट, मैं एरेस का नाम रखता हूँ नम, सेम चीज़ हुआ ना। लेकिन अब यहाँ कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये एरे है और ये नंबर है। पहले आप करते थे नम इज इक्वल टू 10 और ये हो जाता था, ठीक है। अब अगर आपने एरे डिक्लेयर करना है तो उसी वेरिएबल के साथ आपने एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है ये, और इसके अंदर जो मल्टीपल वैल्यूज होते हैं वो आपने करली ब्रैकेट में लिखने हैं। तो ये आपने करली लगा दिया और इसी के साथ सेमीकोलन। तो ये एक सिंटेक्स है कि सबसे पहले आपने टाइप लिखना है, फिर एरे का नाम आपने अपनी मर्ज़ी का रखना है, लेकिन उसी के साथ ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है क्योंकि कंप्यूटर को इसी स्क्वायर ब्रैकेट से पता चलता है कि ये जो नम है ये एक एरे है, ठीक है। और इसके अंदर जो वैल्यूज़ आप स्टोर करते हैं ये भी आप याद रखें, वो आप मल्टीपल वैल्यूज़ लिख सकते हैं, जैसे कि पहले 10, फिर सेकेंड वैल्यू जब भी आप पुट करेंगे इससे पहले आपने कॉमा लिखना है, ठीक है, 20 और फिर 30। तो अब ये हमारी एक एरे बन गई जिसके अंदर हमने 3 इंटीजर वैल्यूज स्टोर की हुई है, 10, 20 एंड 30। ये तो एरेस का सिंटेक्स हो गया। अब इसके अंदर जो डेटा है 10, 20 एंड 30, ये डेटा किस तरह एक्सेस की जाती है। जैसे किसी वेरिएबल के अंदर अगर कोई वैल्यू है तो उसको आप प्रिंट करते थे, ठीक है। अब मैं अगर चाहूँ कि ये एरेस की जो वैल्यूज़ है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वैल्यूज़, ये किस तरह मैं प्रिंट करूँगा, ठीक है, प्रिंट ए फंक्शन के थ्रू जो हम करते थे। तो ये भी वही सिंटेक्स यूज़ करती है जिस तरह हम वेरिएबल्स के थ्रू करते थे, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि एरेज में आप इंडेक्स नंबर को यूज़ करेंगे टू एक्सेस दी वैल्यूज़ या दी डेटा इन एन एरे। अब किसी भी एरे के अंदर अगर आपने डेटा को एक्सेस करना है तो आप उसका इंडेक्स नंबर यूज़ करेंगे, और किस तरह यूज़ करेंगे ये भी मैं अभी आपको बताऊँगा। यूज़ करने के लिए इंडेक्स नंबर को जानना ज़रूरी है। इंडेक्स नंबर क्या है? इंडेक्स नंबर एक्चुअल में जैसे सीरियल नंबर होता है किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो ये भी एक एरे के लिए सीरियल नंबर होता है और ये हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। जैसे कि अगर फर्स्ट वैल्यू है तो इसका इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये 0, फिर 1, फिर 2, यानी इसी एरे के अंदर आप इसको यूँ भी कंसीडर करें। मैं आपको एक एनालॉजी देता हूँ, जैसे एक पैसेंजर बस होता है ना, एक पैसेंजर व्हीकल होती है और इसमें डिफरेंट टाइप्स के सीट्स लगे होते हैं और हर एक सीट का एक अपना नंबर होता है, ठीक है।
अब ये आप एरे जो है ना, ये इसको भी आप यूँ कंसिडर करें कि ये एक व्हीकल है और इसके अंदर सीट्स नंबर्स इसके जो है ना, जिसके ऊपर लोगों ने बैठना है। तो अब अगर देखना चाहते हैं कि इस सीट नंबर 10 पे कौन है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको सीट नंबर 10 की यानी इंडेक्स नंबर आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि आप गाड़ी में बैठ जाए, तो उसने कहाँ बैठना है, सबसे पहले आपने उसको एक इंडेक्स नंबर के थ्रू बता देना है कि सीट नंबर 10 ये आपका हो गया और आपने इधर ही बैठना है, ठीक है। तो ये इसी तरह इंडेक्स नंबर्स जो होते हैं, ये भी एक एरे नाम का जो व्हीकल है उसके सीट्स की नंबरिंग होती है कि ये 0 नंबर का सीट है, फिर जो भी फर्स्ट होती है ना, ये 0 नंबर का सीट होता है, ठीक है। और फिर ये 1 नंबर और इसका सीट नंबर 3। तो अब इसको एक्सेस करने के लिए, इसको देखने के लिए, इसको मैनिपुलेट करने के लिए हम यही इंडेक्स नंबर यूज़ करेंगे। और कैसे यूज़ करेंगे देखें। सबसे पहले हम प्रिंट एफ करते हैं, फॉर एग्जांपल टू चेक के सीट नंबर 1 2 3 पे कौन कौन बैठा है, ठीक है। तो आप लिखेंगे प्रिंट एफ और इस तरह आप लिखेंगे ओके डबल कोट्स। और फिर आपने लिखना है, चूँकि ये सारी इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ है, तो आप लिखेंगे %d और %d के बाद इधर आप अगर वेरिएबल को प्रिंट करते थे तो आप उस वेरिएबल का नाम लिखते थे, ठीक है। लेकिन इधर ऐसा नहीं होगा। किसी भी एरे के अंदर अगर आपने वैल्यू असाइन करनी है या उसको प्रिंट करनी है, तो आप इसका इंडेक्स नंबर यूज़ करेंगे। अब इस इंडेक्स नंबर को यूज़ करने का तरीका क्या है देखें। एरे के अंदर जो भी डेटा है मैं उसको प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है। अब वो किस टाइप का डेटा है, इंटीजर टाइप का, तो इसलिए मैंने यहाँ %d लिखा, ठीक है। और इधर आके हमने कौन सी इंटीजर प्रिंट करनी है, यहाँ कंप्यूटर को इस तरह बताएंगे आप कि एरे का नाम, यानी कि जो भी नेम होगा एरे का वो, फिर आपने स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है और उसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है ना, आपने वो इंडेक्स नंबर डालना है 0। फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं तो फर्स्ट वैल्यू का इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0, तो 0 इधर आपने लगा लिया और आपने सेमीकोलन प्रिंट किया। तो अब ये आपको क्या प्रिंट करेगा, ये आपको प्रिंट करके देगा 10, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमने 10 को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब अगर मैं सेकंड वैल्यू को भी प्रिंट करना चाहूँ तो इसके लिए मैं यहाँ प्रिंट एफ को कॉपी करता हूँ और इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं इंडेक्स नंबर को चेंज करता हूँ। तो सेकेंड वैल्यू ये आप देखें, मैंने आपको बताया कि हमेशा ही 0 से स्टार्ट होती है और फिर इस तरह जो सेकेंड होगा उसका इंडेक्स 1 होगा, क्योंकि 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 इस तरह आगे ये बात चलती है। तो सीट नंबर 2 के ऊपर कौन बैठा है, कौन सी वैल्यू है, ये हमने यहाँ पर 1 लिखा। और चलो एक 30 को भी अगर मैंने प्रिंट करना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं 2 लिखूँगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हमेशा किसी भी एरे के अंदर जो प्लेसेस ऑफ वैल्यूज़ होते हैं उसके इंडेक्स नंबर्स होते हैं और ये हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं। तो ये अगर आप देखें, इसका इंडेक्स नंबर 0 है, फिर 20 का 1 होगा, फिर 30 का 2, 0 1 2 3 इस तरह आपने गिनना है। और फिर किसी भी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए आप यहाँ उसका इंडेक्स नंबर सिर्फ यूज़ करेंगे। सिंटेक्स आपने देखा कि किस तरह करना है, % वगैरह ये सारी चीज़ें वही है। जहाँ पर फ़र्क है सिर्फ कि पहले आप अगर सिंगल वेरिएबल को प्रिंट करते थे तो उस वेरिएबल का आप यहाँ नाम लिखते थे, लेकिन अब यहाँ चूँकि हम एरेस की एक स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं तो आपने एरे का नाम लिखना है, उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने वो इंडेक्स नंबर लिखना है जिसकी वैल्यू आपने एक्सेस करनी है, ठीक है। तो अब हमने तीनों को एक्सेस कर लिया और आप देख सकेंगे कि अब ये हमारी वैल्यूज़ को प्रिंट करेगी। लेकिन सबसे पहले अगेन यहाँ मैं \n लिखूँगा ताकि हर एक वैल्यू एक अलग अलग लाइन के ऊपर आ जाए और ये भी \n, ठीक है। तो ये आप देख सकेंगे कि आप तीनों वैल्यूज़ हमारी प्रिंट होगी 10 20 एंड 30। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है अभी कि पहले हमने इंट नाम 1 लिखा था, फिर इंट नाम 2, फिर इंट नाम 3 और इसके लिए फिर 3 प्रिंट एफ हमने चलाए थे जैसे शुरू में आपने देखा। लेकिन अब वो एक पर तो ये थी कि अब वो 3 डिफरेंट वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर नहीं किए, एक ही वेरिएबल के अंदर वो तीनों वैल्यूज़ आ गई और ये 3 प्रिंट एफ अगर आप देखें हमने यहाँ पर लिखे हैं। तो मेरे ख्याल में ये भी ज़्यादती है। अगर हम को स्टडी करें तो इसको भी हम अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ये बार बार इस तरह 100 वैल्यूज़ प्रिंट करेंगे तो 100 वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए मुझे 100 प्रिंट एफ तो नहीं मैं लिख सकता। ये भी अगर हम चाहें तो हम सिंगल लाइन में इसको भी कर सकते हैं, ये काम भी। लेकिन ये कैसे करना है, इसके लिए आपने लूप्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। अब लूप्स हमने आपको बताया है कि किस तरह करना है, वो तो आपको ऑलरेडी पता है। तो मैं फॉर एग्जांपल फार लूप के थ्रू, फार लूप जो है उसी के थ्रू ये काम करता हूँ। तो फार लूप में हम क्या करेंगे, फार लिखेंगे, फिर इसके बाद हम लिखेंगे इंट और फिर इसके बाद हम इसको इनिशियलाइज़ करेंगे i =
अब ये आई इज इक्वल टू, अगर आपने सारी वैल्यूज़ प्रिंट करनी है किसी भी एरे के, तो आपने आई में कौन सी वैल्यू इनिशियलाइज़ करनी है, वो इंडेक्स नंबर आपने असाइन करना है। आप देख सकते हैं कि हमेशा फर्स्ट वैल्यू की इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होती है, तो इधर भी हम लिखेंगे फॉर आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। और 0 से लेके कहाँ तक चलाना है ये चीज़, ठीक है। तो इसके लिए आप अगर देखें तो ये 0, ये 1, ये 2, तो 2 तक, तो कंडीशन में हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू 0 से लेकर आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 2 तक। जब ये वैल्यू नहीं पहुंचती तब तक आप क्या करें, आई प्लस प्लस, यानी आई को 0 से 1 कर दो, फिर 1 से 2 कर दो, और जब 2 हो जाए तब आपने स्टॉप करना है। अब ये तो आपने एरेस की जो है ना डिक्लेरेशन की है इनिशियलाइजेशन की है, और इसमें आपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी यूज़ किया है। लेकिन ये वैल्यूज़ अगर आप प्रिंट करते हैं तो आप बॉडी में ये मैसेज प्रिंट करेंगे, तो ये आप डिक्लेयर करेंगे बॉडी ऑफ द एरे, और बॉडी ऑफ द एरे के अंदर आपने लिखना है प्रिंट एफ परसेंट डी नम 0 की जगह अब आपने क्या लिखना है, आई, क्योंकि यहाँ फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगी तो आई के अंदर वैल्यू 0 होगा, तो मतलब यहाँ पर नम आई की जगह यहाँ नम 0 की वैल्यू प्रिंट होगी। फिर सेकेंड टाइम जब ये चलेगा तो पहली टर्म में ये आई प्लस प्लस हुआ था, यानी 0 + 1 हुआ था, तो सेकेंड टाइम जब ये लूप चलेगी तो कंडीशन तो ट्रू है, 1 इज़ लेस देन 2, तो फिर यहाँ पर आई के अंदर 1 आ जाएगा, यानी 20 प्रिंट करेगा। और ये जब थर्ड टाइम ये लूप चलेगी तो उसमें अगेन आई प्लस प्लस के थ्रू 1 ऐड हुआ होगा, और उसमें 2 आ गया होगा, आई में यहाँ पर 2 होगा, और आई के अंदर 2 चेक कीजिएगी यहाँ पर, तो ये कंडीशन ट्रू है। फिर उसमें आपको यहाँ पर आई नम आई की जगह यहाँ 2 आ जाएगी, यानी इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर जो वैल्यू एक्सेस है होगी वो एक्सेस की जाएगी, यानी 30 प्रिंट होगी, और इसी तरह ये चलता रहेगा जितने भी इसके अंदर वैल्यूज़ होंगे। तो अब मैं इन 2 लाइन्स को हटा सकता हूँ, ठीक है, ये अब मैंने हटा दिया है, और अब आप देख सकेंगे कि हम ये तीनों वैल्यूज़ भी प्रिंट कर सकते हैं इंशाल्लाह। सॉरी, हमने डायरेक्ट इसको रन किया। सबसे पहले आप इसको कंपाइल करें, फिर इसको रन करें, और आप जब आप देखें तो अभी हमने 10 को भी प्रिंट किया, 20 को भी, 30 को भी हमने प्रिंट करवा दिया है विदाउट राइटिंग 3 टाइम्स द प्रिंट एफ स्टेटमेंट। और इसी तरह अब आप इसमें इजाफा भी कर सकते हैं। 40 अगर आपने लिखा, फिर इसमें एक और वैल्यू 50 हो गई, फिर इसमें एक और वैल्यू 60 हो गई, फिर इसमें एक और वैल्यू 70 हो गई, फिर इसमें एक और वैल्यू 80, फिर 90, फिर 100, ठीक है। सो आप देख सकते हैं ये कितने ज़्यादा वैल्यूज़ हमने डाल दिए हैं, 10 वैल्यूज़ अभी हमने डाल दिए हैं। अब अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से करते तो आपको 10 वेरिएबल्स लिखने पड़ते हैं, और फिर इसके लिए आप 10 प्रिंटफ भी लिख सकते थे। लेकिन अब फॉर लूप को भी इसके साथ इसकी कंजंक्शन बना के हमने अपना काम बहुत आसान कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं करना है, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करनी है, और मेरी सारी जो कि वैल्यूज़ है वो प्रिंट हो रही है। सिर्फ यहाँ कंडीशन चेंज करने की ज़रूरत है। अब आप देखें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज़ है, तो इसके इंडेक्स नंबर कितना होगा लास्ट वैल्यू का, 9, ठीक है, क्योंकि ये 0 से शुरू होते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैक्सिमम इंडेक्स नंबर क्या है, 9, तो मैं यहाँ 2 की जगह लिखूँगा 9, ठीक है। तो अब जब आप देख सकेंगे कि हमारे लिए 10 के 10 वैल्यूज़ प्रिंट हो चुके हैं। तो इसी तरह ये हमने क्या किया, इन वैल्यूज़ को प्रिंट किया, तो ये हमने एरेस का डेटा एक्सेस कर लिया। एरेस की डेटा को हमने कैसे एक्सेस किया, ठीक है, और फिर उसको हमने कैसे डिस्प्ले किया। अब इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, किसी भी एरे के अंदर वैल्यू को अगर आप चेंज करते हैं तो कैसे चेंज होगी। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि हमने एरे के अंदर लास्ट वैल्यू अगर आप देखें यहाँ 100 स्टोर है, ठीक है, तो मैं अगर इसको चेंज करना चाहूँ तो 2 तरीके हैं, एक तो यहाँ से 100 हटा दूँ और इसमें एक नई वैल्यू डाल दूँ, और एक तरीका ये है कि आपके पास इसका इंडेक्स नंबर आ चुका है, तो आप इंडेक्स नंबर के थ्रू इसकी जो डेटा है उसको इस तरह मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, यानी उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। और वो किस तरह है, नम यानी जो भी एरे का नम है, ठीक है, फिर उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाद वो इंडेक्स नंबर आपने देना है जहाँ पर आपने नई वैल्यू स्टोर करनी है। तो मैंने 100 को चेंज करना है, तो ये इसका इंडेक्स नंबर है 9, तो नम एरे के अंदर इंडेक्स 9 के ऊपर मैंने कौन सी वैल्यू स्टोर करनी है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 500 को मैंने स्टोर करना है। तो अब आप देख सकेंगे कि जब मैं इस एरे को यहाँ इस लूप के थ्रू प्रिंट करूँगा तो आपको आखिर में 100 की जगह 500 मिलेगा। देखें आप, ये अभी इसमें चेंज नहीं हुआ है, तो ये क्या मसला है देख लेते हैं।
नम एरे के अंदर इंडेक्स नंबर 9 के ऊपर हमने यहाँ पर डबल इक्वल टू लिखा है, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, ये तो इक्वल टू ऑपरेटर है। असाइनमेंट के लिए हम सिंगल ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये गलती हमसे हुई थी, इसके लिए हम आपसे माजरत चाहते हैं। बाकी आप देखें कि जब मैं इसको कंपाइल करता हूँ फिर इसको रन कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि एरेस के अंदर जो आखिरी वैल्यू है वो आपको 500 मिल रही है, जबकि हमने यहाँ पर 100 लिखा है। तो ये क्या हुआ, हमने एरे की जो वैल्यूज़ है इसके अंदर जो डेटा है उसको हमने अल्टर किया, मतलब इसको हमने चेंज किया। तो ये किस चीज़ के थ्रू हमने किया, ये जो इंडेक्स नंबर है 9 इसको यूज़ करके। और इसको कैसे यूज़ करना है ये सिंटैक्स भी आपने देखा। तो इस लेक्चर में आपने ये देखा कि आपने एक एरे किस तरह डिक्लेयर करनी है, फिर उसके अंदर जो डेटा है उसको आपने किस तरह एक्सेस करना है और इसको किस तरह चेंज करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप एक इसकी इंडेक्स नंबर के थ्रू करते हैं, ठीक है। और बेस्ट प्रैक्टिस क्या है किसी भी एरे के सारी डेटा को प्रिंट करने के लिए, वो आपने देखा कि आप किसी भी लूप के थ्रू ये काम कर सकते हैं, ठीक है। बस सिर्फ आपने लूप के इनिशियलाइजेशन में वो वैल्यू देनी है जहाँ से आपका इंडेक्स नंबर शुरू है, और लूप कहाँ पे रुकना है उसमें आपने वो वैल्यू रखनी है जो कि मैक्सिमम यानी इसका एंड होता है किसी भी एरे के इंडेक्स नंबर का, ठीक है। अब एरेज के अंदर 2-3 चीज़ें आप याद रखें। सबसे पहले तो एक ये चीज़ याद रखें कि जब आप एरे को डिक्लेयर करते हैं तो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन अगर आप इस तरह इसमें प्री डिफाइंड वैल्यूज़ रखते हैं तो यहाँ पर आपको एरे की डायमेंशंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब डायमेंशन क्या होता है ये आप इधर लिखते हैं, जब हम पर आप एरे का नाम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, तो यहाँ पर आप इसकी एक वैल्यू रखते हैं, फॉर एग्जांपल 10 आप लिख सकते हैं। अब मैंने 10 लिखा और आप देखेंगे कि एरे में कोई फ़र्क नहीं है, कोड में कोई एरर नहीं है, आपको वही रिज़ल्ट मिलेगा जो अभी थोड़ी देर पहले मिला था, ठीक है। लेकिन ये जो वैल्यूज़ यहाँ पर आप लिखते हैं इसको हम कहते हैं डायमेंशन ऑफ द एरे। और डायमेंशन ऑफ द एरे का मतलब ये होता है कि ये एरे जो है ये मैक्सिमम 10 वैल्यू स्टोर कर रही है, ठीक है। और 10 से ज़्यादा वैल्यूज़ आप इसमें स्टोर फिर नहीं कर सकते, यानी आप उस कंप्यूटर को इसका साइज़ बता देते हैं। लेकिन जब आप प्री डिफाइंड वैल्यूज़ किसी भी एरे के अंदर रखते हैं इस तरह जिस तरह हमने अभी यहाँ 10, 20, 30 रखे हैं, तो इस टाइम डायमेंशन लिखना ऑप्शनल होता है। मतलब आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो ना लिखें, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने ये नहीं लिखा था। लेकिन अगर आप किसी एरे के अंदर जो वैल्यू स्टोर करते हैं वो यूज़र से लेते हैं, मतलब मैं इस तरह 10, 20, 30 नहीं लिखता, मैं चाहता हूँ कि यूज़र इसमें अपनी तरफ से वैल्यूज़ को ऐड करें, तो इसके लिए आपको यहाँ डायमेंशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये किस तरह चलती है ये भी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ ये डायमेंशन लिखना एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन अगर आप वैल्यूज़ भी असाइन करते हैं तो ये डायमेंशन लिखना ज़रूरी नहीं है, आप लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेकंड चीज़ ये है कि एरेस के अंदर जो भी आप डेटा रखेंगे वो सारा एक ही नेचर का डेटा होना चाहिए। जैसे कि इंटीजर के आपने यहाँ इसका टाइप डिक्लेयर किया हुआ है इंट, तो यहाँ सारे इंटीजर वैल्यू होने चाहिए, ना कि इसमें आप मिक्स वैल्यूज रखें जिसमें आप कैरेक्टर्स भी रखें, फ्लोट भी रखें, इंटीजर भी रखें, तो इस तरह आपको एरर मिलेगा, ठीक है। जो भी आपको का आपने नेचर यहाँ डिफाइन किया है उसी नेचर की वैल्यूज़ आप इसमें रखें। और एक चीज़ ये कि एरेस के अंदर अगर आपने इस तरह इसका साइज़ डिफाइन किया हुआ है 10, ठीक है, लेकिन आप इसके अंदर वैल्यूज़ रख रहे हैं 5, ठीक है, तो बाकी के जो एम्प्टी प्लेसेस होती है उसमें एक गार्बेज वैल्यू होती है कंप्यूटर की तरफ से, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि वो एम्प्टी होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि एरेस के अंदर जो भी डेटा आप रखते हैं, ख्वाह आप इसको फुल करते हैं, आधा रखते हैं, जितनी भी वैल्यूज़ हों उसमें वो सारे कंटिजेनियस मेमोरी लोकेशंस के ऊपर होते हैं। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि इंडेक्स 1 पे वैल्यू है, फिर इंडेक्स 2 पे वैल्यू नहीं है, और इंडेक्स 3 पे वैल्यू है, इंडेक्स 4 पे नहीं है, तो ऐसा नहीं चलता है। एरेस के अंदर जितनी भी डेटा होती है जो भी उसका साइज़ हो, लेकिन एक बात तय है कि जितने भी वैल्यूज़ होंगी किसी भी एरे के अंदर वो सारे कंटिजेनियस मेमोरी लोकेशंस पे होंगे। मतलब ये है कि कंटिन्यूसली एक के बाद दूसरी वैल्यूज़ आते रहेंगे, इसके बीच में एम्प्टी स्पेसेस नहीं होते। अब ये आज का हमारा लेक्चर जो कि काफ़ी लेंथी भी हो गया, लेकिन आज की इस लेक्चर में हमने बहुत डिटेल के साथ एरेस को डिस्कस किया है, और इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे कि आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा। एरेस के हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर में। हमारे साथ रहे इंशाल्लाह। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।